हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज की इस वीडियो में हम क्लास 11 साइकोलॉजी के चैप्टर ह्यूमन डेवलपमेंट के बारे में बात करने वाले हैं। ये जो वीडियो है ये इस चैप्टर का पार्ट 1 है। ओके। अगर आपने प्रीवियस चैप्टर्स की वीडियो नहीं देखी है तो उसका जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप वो भी देख सकते हो। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। अब हम बात करेंगे ह्यूमन डेवलपमेंट की। यानी ह्यूमन का विकास किस तरीके से होता है। तो इमेजिन करो एक लेडी जो अपने हस्बैंड के सामने ये अनाउंस करती है दैट शी इज प्रेग्नेंट और जल्दी से इस दुनिया में एक नया मेहमान आने वाला है। हस्बैंड जब इसे सुनते हैं तो वो काफी खुश महसूस करते हैं कि मैं बाप बनने वाला हूँ, और उससे रिलेटेड जिम्मेदारी को लेकर भी वो थोड़ा सा कंसर्न शो करते हैं। न्यूबॉर्न का जन्म हो जाता है और हम यहाँ पर हाइपोथेटिकल नाम इस न्यूबॉर्न को देते हैं जिसे हम कहते हैं जॉन। जॉन जब न्यूबॉर्न था तब भी उसने चेंजेस एक्सपीरियंस करे। देन वो अगली स्टेज में आया जब काफी टाइम बाद मल्टीपल स्टेजेस से वो गुजरा, और यहाँ पर हम बात कर रहे हैं एडल्टहुड की। तो यहाँ पर वो काफी बड़ा है, ठीक है। तो यहाँ पर भी चेंजेस हो रहे हैं। क्या वो चेंजेस इस टाइम के जैसे हैं? नहीं, तो उनकी कैटेगरीज सेम हो सकती हैं। लाइक यहाँ पर भी बायोलॉजिकल चेंजेस थे, सोशल चेंजेस थे, इमोशनल चेंजेस थे, बहुत तरीकों के चेंजेस थे। यहाँ पर भी कैटेगरीज वही हैं, लेकिन क्या चेंजेस भी सेम है? नहीं, चेंजेस सेम नहीं है। हर एज के अपने कुछ अलग चेंजेस होते हैं। जैसे जैसे आप डेवलप करते हो तो वैसे वैसे उन चेंजेस का जो नेचर है वो भी चेंज हो जाता है। और जॉन जब ओल्ड एज में पहुंचता है, यानी ऐसी एज जो कि डेथ के काफी पास है, इस एज तक भी वो चेंजेस एक्सपीरियंस कर रहा होता है। आप यहाँ पर समझ सकते हो कि किस तरीके से ये प्रोसेस शुरू हुआ। ये शुरू हुआ कंसेप्शन से कि अब दुनिया में एक नया मेहमान आएगा। नया मेहमान आ गया, वो बड़ा हो गया और फाइनली वो अब इतना बड़ा हो गया कि अब उसका जो है कुछ समय बाद इस दुनिया से जाने का समय हो जाएगा, जो कि काफी सैड है, राइट। लेकिन अगर हम फोकस यहाँ पर दोबारा लेकर आए कि हम बात कर रहे हैं चेंजेस की, तो ये चेंजेस किस तरीके के हैं हमें पता लग गया कि इसकी शुरुआत होती है कंसेप्शन से और ये प्रोसेस चलता है डेवलपमेंट का ओल्ड एज तक। हर एक एज के कुछ अपने चेंजेस हैं, ठीक है। वहाँ पर एक ऑर्डर हमारे पास है। न्यूबॉर्न जिस तरीके के चेंजेस एक्सपीरियंस करता है, एक ओल्ड एज वाला व्यक्ति वो वाले चेंजेस एक्सपीरियंस नहीं करेगा। यहाँ पर ऑर्डरली चेंजेस होते हैं और प्रिडिक्टेबल भी होते हैं। प्रिडिक्टेबल माने कि हमें पता है, इतनी सारी रिसर्च डेवलपमेंटल साइकोलॉजी में हुई है कि हमें ये पहले से ज्ञान मिला हुआ है कि जब पर्सन एडोलेसेंस वाली स्टेज में एंटर करता है तो उसके हार्मोनल चेंजेस होते हैं, प्यूबर्टी आती है, उसकी वॉइस चेंज हो जाती है, इंटरेस्ट चेंज हो जाते हैं, और भी कई सारे चेंजेस वहाँ देखने को मिलते हैं। लेकिन यहाँ पर जिस प्रिडिक्टेबिलिटी की मैं बात कर रही हूँ, उस प्रिडिक्टेबिलिटी में हम ये पहले से ही फोर्स ही कर सकते हैं कि कौन से चेंजेस जो हैं इस पर्टिकुलर एज में होंगे। तो अब अगर जॉन एडोलेसेंट है तो हम ये प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि उसका बिहेवियर किस तरीके का हो सकता है, क्योंकि अब उसमें चेंजेस हो रहे हैं, और चेंजेस केवल बायोलॉजिकल नहीं है, वो सोशल भी हैं, वो इमोशनल भी हैं। अगर आसान भाषा में कहें तो डेवलपमेंट एक ऐसा पैटर्न है जहाँ पर चेंजेस चेंजेस और चेंजेस ही होते रहते हैं, और ये शुरू होता है कंसेप्शन से और चलता है ओल्ड एज तक या फिर डेथ तक। जॉन का वेट जो कि पहले था 40 अब हो गया है 50। हाइट जो कि पहले थी 4 फुट अब हो गई है 5 फुट। वेट जब जॉन का किया गया तो यूज की गई वेइंग मशीन, और जब हाइट के बारे में हमें मेजरमेंट करनी थी तो हमने यूज किया इंच टेप। इन दोनों ही टूल्स का जो यूज हमने किया वो हमें इसलिए करना पड़ा क्योंकि यहाँ पर जो जॉन की बॉडी है उसमें क्या क्या इंक्रीज हुआ है ये हमें देखना था, और इसको हमें ऐसे देखना था कि इसकी क्वांटिटी को हम जान सके, कितना चेंज हुआ है क्वांटिफाई कर सके। तो ऐसे में ये वाला जो प्रोसेस है जहाँ पर इंडिविजुअल जो है बढ़ता है, अपने हाइट में हो सकता है, अपने वेट में हो सकता है, और हम असाइन करते हैं उस चेंज को एक न्यूमेरिकल ताकि हम उसको समझ सके। तो इस पैटर्न को हम बोलते हैं ग्रोथ। ये डेवलपमेंट नहीं कहलाएगा, ये ग्रोथ कहलाएगा, क्योंकि यहाँ पर क्वांटिफाई आप कर रहे हो।
जब हम डेवलपमेंट की बात करते हैं तो डेवलपमेंट में जिन एरियाज को आप कंसिडर करते हो तो कुछ एरियाज उनमें ऐसे हो सकते हैं जहाँ पर आप क्वांटिफाई चीज़ें ना कर पाओ, ओके। लेकिन ग्रोथ में आप वो चीज़ बड़ी आसानी से कर सकते हो क्वांटिफिकेशन की। यहाँ पर आप ये याद रखो कि यहाँ आप कुछ मेजर कर रहे हो, और डेवलपमेंट के केस में हमेशा ऐसे नहीं होता कि आप पर्सन के चेंजेस को मेजर कर सको और एक एब्सोल्यूट सा नंबर उसको दे सको कि इतने परसेंट चेंजेस हुए हैं या इतनी परसेंट डेवलपमेंट हुई है। सो नेक्स्ट जो कॉन्सेप्ट आता है उसे हम कहते हैं मैच्योरेशन। यहाँ पर इसके लिखने की स्टाइल से आपको पता लग जाएगा कि यहाँ पर ये जो मैग्नेट है वो अट्रैक्ट कर रही है जीन्स को। तो ये कॉन्सेप्ट भी जो है बात करता है ऐसे चेंजेस की जो कि इन्फ्लुएंस्ड होते हैं हमारे जीन्स से। सो यहाँ पर आप अगर बच्चे की डेवलपमेंट को देखो तो आप ये एक्सपेक्ट करोगे कि एक पर्टिकुलर एज पर उसके अंदर एक पर्टिकुलर तरीके का चेंज हो। जैसे अगर बच्चा 1.5 साल का हो गया है लेकिन फिर भी वो सही से चल नहीं पा रहा है, जबकि सारी जो उसकी चीज़ें हैं वो सही हैं, सर्कमस्टांसेस सही हैं, तो यहाँ पर ये चीज़ पेरेंट्स के लिए कंसर्न होगा। क्यों? क्योंकि वो एक्सपेक्ट कर रहे होंगे कि अब तक तो बच्चे को सही से चल लेना चाहिए था, या अगर लैंग्वेज में किसी बच्चे की डिले है कि उसकी एज के बच्चे तो पूरे पूरे शब्द बोल पा रहे हैं, ठीक है, लेकिन ये वाला जो बच्चा है वो एक पर्टिकुलर साउंड से आगे ही नहीं जा पा रहा। तो यहाँ पर उसके जो मैच्योरेशन का प्रोसेस है उसमें डिले है। तो यहाँ पर जिन चेंजेस की हम बात करेंगे वो ऐसे होंगे जो हमारे जीन्स से काफ़ी इन्फ्लुएंस्ड होंगे और वो कॉमन होंगे। तो एक पर्टिकुलर एज पर वो एक्सपेक्ट करोगे आप लोगों में और उनकी डेवलपमेंट में। सो यहाँ पर इस टर्म को देखकर मुझे याद आ जाती है हमारे साइंस के लेक्चर्स की। आपको भी आती है ना? सो यहाँ पर हम बात किस चीज़ की करते हैं कि जो सरवाइव करेगा उसका फिट होना कितना ज़रूरी है, अडेप्ट करना कितना ज़रूरी है, फ्लेक्सिबल होना कितना ज़रूरी है, क्योंकि अगर वो ये नहीं है तो उसके सर्वाइवल के चांसेस घट जाएंगे। और ऐसे में जिन चेंजेस को हम अगली पीढ़ी में डालना चाहते हैं वो हम नहीं कर पाएंगे। पीढ़ी दर पीढ़ी जो चेंजेस आते रहते हैं या जो इवोल्यूशन होता है वो नहीं हो पाएगा। तो ऐसे में यहाँ पर एक अच्छे विकास के लिए एक पीढ़ी का फिट होना बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर वो फिट नहीं होगी तो आगे आने वाली पीढ़ियां भी उन्हीं के कदमों पर चलते हुए अपना सर्वाइवल जो है वो उतना अच्छे से नहीं कर पाएंगी। सो जॉन को इन्फ्लुएंस करेंगी यहाँ पर दो चीज़ें, एक तो जीन्स जो उसने अपने मम्मी पापा से प्राप्त किए हैं, और दूसरा उसका इन्वायरमेंट जिसने उन जीन्स को एक्सप्रेस होने का चांस दिया है। तो अगर हम जीन्स की बात करें, क्या क्या चीज़ है जो जीन्स इन्फ्लुएंस कर सकते हैं। मान लो माता पिता जो हैं जॉन के, उनकी आंखें ब्राउन हैं और अब जॉन की आंखें भी ब्राउन हैं। सो उसकी स्किन का कलर भी वैसा ही है जैसा कि उसके फादर के स्किन का कलर है। इसके अलावा उसकी हाइट अगर अपनी मदर पर जाती है जो कि थोड़ी छोटी हाइट की हैं, तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि हाइट, स्किन का कलर और आंखों का कलर जो है ये सब चीज़ें जॉन को मिली हैं अपने माता पिता के जीन्स से, ठीक है। और अगर हम बात करें बाकी सारी चीज़ों की जैसे कॉग्निशन, इमोशंस एंड सोशल एस्पेक्ट की, सो यहाँ पर हम ये देख सकते हैं कि जॉन की जो डेवलपमेंट होगी वो सीमित नहीं होगी कि उसमें बस बायोलॉजिकल चेंजेस हो गए और डेवलपमेंट ख़त्म हो गई पूरी, नहीं। जॉन एक्सपीरियंस करेगा चेंजेस इन मेंटल प्रोसेसेस, यानी उसका सोचने का तरीका, उसका चीज़ों को परसीव करने का तरीका, परसेप्शन माने जब आप इन्वायरमेंट से इंफॉर्मेशन लेते हो और उसको मीनिंग देते हो अपने दिमाग के अंदर। रिमेंबर वो कितना कर पाता है, किस तरीके से वो सोचता है, कैसे डिसीजंस वो लेता है, ये सारी चीज़ें भी इन्फ्लुएंस्ड होंगी डेवलपमेंट से। उसके अलावा इमोशंस, क्या वो इमोशंस को कंट्रोल करने में सक्षम है या उसे डिफ़िकल्टी होती है मैनेजमेंट में, किस तरीके के इमोशंस उसके रहते हैं, क्या उसके ऊपर एंगर हावी रहता है या कोई और इमोशन, या फिर वो अपने दूसरे इमोशंस जैसे कि खुशी, गम, जेलसी, इन सारी चीज़ों को वो कैसे एक्सप्रेस कर पाता है, ये भी इन्फ्लुएंस करेंगे उसकी डेवलपमेंट के प्रोसेस को। एंड फाइनली सोशल एस्पेक्ट, यहाँ पर उसका इंटरेक्शन कैसा रहता है लोगों के साथ, अपने क्लासमेट्स के साथ या फिर अपने पीयर्स के साथ, अपने माता पिता के साथ,
सो सोशल इन्वायरमेंट जो है, सोशल इंटरैक्शंस जो उसके हो रहे हैं वो भी उसके विकास में कंट्रीब्यूट करेंगे। ये चीज़ें अच्छे से कंट्रीब्यूट तब कर पाएंगी जब इन्वायरमेंट अप्रोप्रिएट होगा, क्योंकि अगर इन्वायरमेंट में कुछ ऐसे फैक्टर्स हैं जो कि इन चीज़ों के एक्सप्रेशंस में बाधा बनेंगे तो वहाँ पर डेवलपमेंट उतनी अच्छी नहीं हो पाएगी जॉन की। सो अब यहाँ पर हम बात करने वाले हैं डेवलपमेंट की पहली कैरेक्टरिस्टिक की, जो कि है कि ये लाइफ लॉन्ग चलती है। ये तो हमें पहले ही पता लग गया जब हमने चेंजेस की बात की थी कि ये शुरू कहाँ से होते हैं और ख़त्म कहाँ पर होते हैं। उस मोमेंट पर ही हमें पता लग गया था कि ये शुरू होंगे जब मदर अनाउंस करेंगी कि वो प्रेग्नेंट हैं, और ये वो कब करेंगी, जब फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस सक्सेसफुल होगा। ओके, सो कंसेप्शन से लेकर ऐसी स्टेज पर जहाँ पर पर्सन ओल्ड एज में है, और इसके दौरान आने वाले चेंजेस जो हैं वो इंडिविजुअल एक्सपीरियंस करेगा। कॉन्टिन्यूसली चलने वाला प्रोसेस है, पैटर्न है। दूसरा जो एस्पेक्ट यहाँ पर आता है वो ये है कि इंडिविजुअल केवल अपने बायोलॉजिकल प्रोसेसेस से इन्फ्लुएंस नहीं होता, अपने माँ बाप से मिले हुए जीन्स से ही इन्फ्लुएंस नहीं होता, वो और चीज़ों से भी इन्फ्लुएंस होता है, जैसे कि उसका इन्वायरमेंट। तो यहाँ पर नेचर और नर्चर, नेचर माने जीन्स, नर्चर यानी इन्वायरमेंट, किस तरीके का इन्वायरमेंट बच्चे को मिल रहा है ये भी डिसाइड करेगा कि उसकी डेवलपमेंट कैसी होगी, उसका विकास किस दिशा की ओर जाएगा, क्या वो डिक्लाइन की तरफ जाएगा या वो ग्रोथ की तरफ जाएगा। सो बायोलॉजिकल फैक्टर्स के अलावा भी कई सारे एस्पेक्ट्स या प्रोसेसेस होते हैं जो इंडिविजुअल को इन्फ्लुएंस करते हैं। ये नर्चर का पार्ट बन जाते हैं, क्योंकि नेचर तो है जीन्स और नर्चर में आ जाता है हमारा इन्वायरमेंट। अगर आपको अच्छा इन्वायरमेंट दिया जाए, ऐसा इन्वायरमेंट जहाँ आपको पॉजिटिविटी से भरे हुए शब्द बोले जाए, तो आपका सोचने का तरीका भी पॉजिटिव हो जाएगा। वहीं अगर आपको नेगेटिव इन्वायरमेंट दिया जाए जहाँ पर आपको कोसा जाए और आपको कुछ ना समझा जाए, इन्फीरियॉरिटी फील कराई जाए, तो वहाँ पर आपका जो मानसिक विकास होगा वो भी बहुत बुरा होगा, क्योंकि जिस तरीके के थॉट्स आपको आएंगे वो ये होंगे कि मैं कुछ नहीं हूँ या मैं कुछ नहीं कर सकता। इसका फ़र्क आपके इमोशंस पर भी पड़ेगा। ऐसा हो सकता है कि आप अपने इमोशंस को रेगुलेट करने में डिफ़िकल्टी महसूस करो, या फिर आप जिस तरीके से इंटरैक्ट करो अपने सोशल इन्वायरमेंट में वो भी ऐसा ना हो कि आप खुलकर अपने आप को इस इन्वायरमेंट में रख रहे हो। ऐसा हो सकता है कि उस इन्फीरियॉरिटी की वजह से आप अपने आप को काफ़ी कम महसूस करो, और जब आप अपने पीयर्स से, अपने फ्रेंड्स से और भी लोगों से जो कि अथॉरिटी में हैं या जो अथॉरिटी में नहीं भी हैं उनसे, जब आप उनसे इंटरैक्ट करो तो आप उतना फ्रीली ना कर पाओ। तो ऐसे में यहाँ पर आपका इन्वायरमेंट जो है वो इन्फ्लुएंस कर रहा है आपकी डेवलपमेंट को। तो कॉग्निटिव पर्सपेक्टिव, इमोशनल एंड सोशल पर्सपेक्टिव या एस्पेक्ट्स ये डिसाइड करते हैं कि इंडिविजुअल का जो डेवलपमेंट हो रहा है वो कितना अच्छे से आगे जाएगा। देन अगला जो पॉइंट आता है वो ये है कि आप डेवलपमेंट में एक्सपीरियंस करते हो चेंजेस, लेकिन क्या वो चेंजेस हमेशा ही बढ़ोतरी को दिखाते हैं कि कुछ चीज़ इंक्रीज हो गई। जॉन जब छोटा था तो उसकी वोकैबुलरी उतनी अच्छी नहीं थी, उसे बहुत लिमिटेड वर्ड्स आते थे, पर अब जब वो अपने एडल्टहुड में है और जब वो इंग्लिश बोलता है तो वो ऐसे ऐसे शब्द बोलता है कि आप जब उसको सुनो तो आप ये सोचोगे कि ये क्या है, ये भी कोई शब्द होता है क्या, इसको लिखते कैसे हैं, इसको बोलते कैसे हैं, ये तो मैं पहली बार सुन रहा हूँ। क्यों? क्योंकि अब उसकी जो वोकैबुलरी है वो काफ़ी एडवांस्ड है, उसकी वोकैबुलरी में शब्दों की संख्या ज़्यादा है। सो यहाँ पर क्या हुआ है, बढ़ोतरी हुई है। सो क्या ऐसा हो सकता है कि हमेशा आप डेवलपमेंट की जब बात करो तो आप बढ़ोतरी के बारे में सोचो कि कुछ ना कुछ तो इंक्रीज होगा ही, क्योंकि डेवलप हो रहा है पर्सन। नहीं, डेवलपमेंट में हम जितने फुटेज इंक्रीज होने को देते हैं किसी चीज़ के, उतनी ही फुटेज हम डिक्लाइन को भी देते हैं। तो यहाँ पर हम ये भी एक्नॉलेज करते हैं कि कुछ ऐसी एबिलिटीज़ होंगी जो कि गिरावट महसूस करेंगी, जैसे कि मेमोरी में डिक्लाइन जो होता है ओल्ड एज में, कि पहले आपके फादर को सब कुछ याद रहता था, हर एक चीज़, और अब उनको छोटी छोटी चीज़ों को याद करने में प्रॉब्लम होती है, क्योंकि अब वो अपनी ओल्ड एज
में है। सो यहाँ पर हमें डिक्लाइन देखने को मिला है। क्यों? क्योंकि जब ओल्ड एज में आप पहुंचते हो तो आपके दिमाग में भी चेंजेस हो रहे होते हैं, कुछ न्यूरॉन्स के जो कनेक्शन है वो वीक हो जाते हैं, उतनी फ्लेक्सिबिलिटी दिमाग में नहीं रहती, डैमेजेस भी हो सकते हैं। तो काफ़ी सारे चेंजेस दिमाग में हो रहे होते हैं जिसकी वजह से इन्फ्लुएंस हो जाती है मेमोरी। तो वहाँ पर आपको गिरावट देखने को मिल सकती है। जबकि अगर आप बढ़ोतरी की बात करो या कुछ एबिलिटीज जो इंक्रीज हो रही हैं, वो इसलिए हो रही हैं क्योंकि पर्सन को जिस स्टेज में वो है वहाँ पर उसको इन्वायरमेंट मिल रहा है, उसके जेनेटिक्स हेल्प कर रहे हैं, उसकी बॉडी के जो और हॉर्मोन्स हैं या और ऐसी चीज़ें जो कि नेगेटिवली नहीं वर्क कर रही वो कंट्रीब्यूट कर रही हैं। तो उसी की वजह से वो बढ़ोतरी पॉसिबल हो पाई है। देन अगला पॉइंट आता है कि स्किल्स डेवलप हो जाती हैं। तो डेवलपमेंट में हम काफ़ी सारी चीज़ें सीखते हैं क्योंकि जो चेंजेस हो रहे हैं वो हमें कुछ सिखा कर जा रहे हैं। तो जैसे बच्चा जब चलना सीखता है तो वो घुटनों पर चलता है पहले, फिर वो ग्रिल को पकड़ पकड़ कर चलता है इस डर से कि मैं गिर जाऊंगा। लेकिन अगर आप उसकी आगे की ग्रोथ देखो तो आप पाओगे कि अब वो कंफर्टेबली चलता है और भागता है और इतनी तेज स्पीड से भागता है कि अब उसकी ये जो स्किल है इसको देखकर बाकी बच्चे जेलस होते हैं। डेवलपमेंट को हिस्ट्री भी इन्फ्लुएंस करती है। तो आप ये इमेजिन कर सकते हो कि पहले जिस तरीके का कॉग्निटिव डेवलपमेंट रहता था बच्चों का और आज जब हम टेक्नोलॉजी के अराउंड हैं और एआई कितनी हेल्प हमारी कर रही है, तो क्या हम ऐसा बोल सकते हैं कि आज होने वाला विकास या जो आगे बच्चे पैदा हो रहे हैं उनका विकास हम कंपेयर कर सकते हैं ऐसे बच्चे के विकास से जो कि 90s में हुआ था? नहीं। क्यों? क्योंकि उस टाइम की कंडीशंस अलग थी और आज की कंडीशंस अलग हैं। आईक्यू को अगर आप देखो, इंटेलिजेंस को, तो वो भी इंक्रीज हो जाती है विद टाइम, उसमें भी थोड़ी सी बढ़ोतरी देखने को मिलती है। तो ऐसे में आने वाली जनरेशंस जो है उनका मानसिक विकास जो होगा वो थोड़ा एडवांस्ड होगा एज कम्पेयर टू पुरानी जनरेशन। तो यहाँ पर हिस्ट्री ऐसे इन्फ्लुएंस करती है कि जो चेंजेस जिस तरीके से दिखते थे पहले, अब वो चेंजेस दिखते तो हैं लेकिन कुछ अलग तरीके से। तो आजकल के छोटे बच्चों के हाथ में मोबाइल दे दो तो उसे पता होगा कि कहाँ जाना है, क्या करना है, कैसे उसे गेम को ओपन करना है। लेकिन यही चीज, यही स्किल्स क्या पहले बच्चों में देखने को मिलती थी? नहीं। जो टेक्नोलॉजी आ रही है आजकल वो उस टाइम एब्सेंट थी। सो टेक्नोलॉजी का मेजर इम्पैक्ट पड़ा है बच्चों के ऊपर। पहले जिस तरीके से उन्हें पढ़ाया जाता था वो पेपर पेन लेकर था, लेकिन आज कंप्यूटर के थ्रू उन्हें पढ़ाया जाता है। तो अब उनकी आंखों के सामने ऐसा होता है कि सारे कॉन्सेप्ट्स ऐसा लगता है जैसे कि बिल्कुल लाइव आ गए। इतनी अच्छी एनिमेशन उनको प्रोवाइड की जाती है और जिस तरीके का रिसोर्स आप ऑब्टेन कर रहे हो अपने इन्वायरमेंट से वो इन्फ्लुएंस करेगा आपके विकास को। ठीक है। सो यहाँ पर अगर बच्चा बहुत ही एडवांस्ड स्कूल में पढ़ रहा है और वो ऐसी चीजों को देख रहा है जो कि एक गांव में पढ़ने वाला बच्चा शायद ना देख पाए, तो ऐसे में उन दोनों का कंपैरिजन हम नहीं कर सकते और ना ही वो कंपैरिजन करना ठीक होगा क्योंकि दोनों ही इंडिविजुअल यूनिक हैं, दोनों ही अलग अलग टाइम पर पैदा हुए हैं और टाइम जो है उसने भी इन्फ्लुएंस किया है उनकी डेवलपमेंट को। सो यहाँ पर जैसे ही आप किसी स्टेज में एंटर करते हो डेवलपमेंट की, जैसे चाइल्डहुड हो गया, तो वहाँ आपको कुछ चेंजेस देखने को मिलेंगे जिनको आपको पार करना होगा। आपको कुछ टास्क मिलेंगे जो कि डेवलपमेंटल टास्क कहे जाएंगे। अगर आप वो शो करते हो तो आप अगली स्टेज में जाते हो, फिर आपको एडवांस्ड चेंजेस देखने को मिलते हैं, वहाँ पर भी डेवलपमेंटल टास्क हो सकते हैं। देन अगली स्टेज में जाते हो तो फिर दोबारा से डेवलपमेंटल टास्क आपको मिलते हैं। सो अगर मैं आपसे कहूँ कि डेवलपमेंट एज अ कॉन्सेप्ट और डेवलपमेंटल साइकोलॉजी एज अ फील्ड ऐसी फील्ड है जिसके ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ता किसी भी और फील्ड का, जैसे कि साइकोलॉजी का या फिर न्यूरो साइंस का, सो आप ये मानोगे या आप अपनी आईब्रोज उठा के कहोगे कि अरे ये आप क्या कह रहे हो, दिस इज नॉट पॉसिबल, ये कैसे पॉसिबल है। हम डेवलपमेंट में पढ़ते हैं कि कॉग्निटिव चेंजेस होते हैं, हम डेवलपमेंट में पढ़ते हैं कि किस तरीके से इंसान के अंदर इमोशनल चेंजेस हो सकते हैं। सो यहाँ पर तो हम कॉग्निटिव और इमोशनल दोनों फील्ड्स की बात कर रहे हैं। साइकोलॉजी इमोशंस के बारे में भी बात करती है, कॉग्निशन के बारे में भी। न्यूरो साइंस
का फोकस भी कॉग्निशन पर भी रहता है। तो ऐसे में आप इन दोनों फील्ड्स को निकाल कैसे सकते हो डेवलपमेंटल साइकोलॉजी के ब्रॉडर फील्ड से? तो आप यहाँ पर गलत बोल रहे हो दीदी, ये आप कह सकते हो और आपको इस बात पे शाबाशी भी मिलेगी। क्यों? क्योंकि ये बिल्कुल सही आंसर होगा। सो डेवलपमेंटल साइकोलॉजी एज अ फील्ड एंड डेवलपमेंट एज अ प्रोसेस कभी भी आइसोलेटेड नहीं है। ये हमेशा से एक मल्टीडिसिप्लिनरी रहेगा। मल्टीडिसिप्लिनरी मतलब काफी सारी फील्ड्स का योगदान इस पर होगा। सो पीपल फ्रॉम न्यूरो साइंस बैकग्राउंड दे कैन से और कंट्रीब्यूट थिंग्स टू दिस पर्टिकुलर फील्ड, या फिर पीपल फ्रॉम साइकोलॉजी का बैकग्राउंड वो काफी सारी थ्योरीज दे सकते हैं, या फिर पीपल जो कि किसी दूसरी फील्ड के हैं, बिल्कुल ही अलग फील्ड, कल्चरल इन्फ्लुएंसेस जानते हैं जो लोगों के, वो यहाँ पर कुछ योगदान कर सकते हैं। तो ऐसे में ये फील्ड ऐसी बाउंड्रीज लेकर नहीं बैठी जिनको आप भेद नहीं सकते। ये ऐसी फील्ड है जिसको आप भेद सकते हो या फिर इसको आप इन्फ्लुएंस कर सकते हो। सो यहाँ पर इस रिप्रेजेंटेशन के थ्रू हम ये बताना चाहते हैं कि किस तरीके से कॉन्टेक्स्ट इन्फ्लुएंस कर सकता है डेवलपमेंट को। तो अगर ये ब्लैक कलर की बॉल्स हिट कर दें वाइट कलर की बॉल को और इसको इतनी क्षति पहुंचा दें, इतना डैमेज इसमें कर दें कि ये सर्वाइव ना कर पाए और टूट कर बिखर जाए, तो ऐसी ताकत कॉन्टेक्स्ट रख सकता है। कॉन्टेक्स्ट मतलब हमारी सिचुएशन। ये सिचुएशन एक इंडिविजुअल की भी हो सकती है और एज अ सोसाइटी, एज अ होल सोसाइटी भी आप एक्सपीरियंस कर सकते हो कि अगर मान लो कोई आपदा आ जाती है और उसकी वजह से बहुत सारे रिसोर्सेज नष्ट हो जाते हैं, उन रिसोर्सेज के ना होने का, उनकी एब्सेंस का फर्क बच्चे पर पड़ेगा, जिसका जो अभी स्टेज चल रहा है डेवलपमेंट का, उसमें उसकी जो नीड्स हैं वो अब पूरी नहीं हो पाएंगी। क्यों? क्योंकि रिसोर्सेज की अवेलेबिलिटी वहाँ पर कम हो गई है। तो ऐसे में कॉन्टेक्स्ट बहुत मैटर करता है और ये काफ़ी हद तक इन्फ्लुएंस कर सकता है डेवलपमेंट को। तो आप अगर कॉन्टेक्स्ट को और अच्छे से समझो, सो अगर एक पॉवर्टी वाला इन्वायरमेंट है, वहाँ पर बच्चों को स्कूल नहीं भेजा जा सकता, स्कूल नहीं जाएंगे, नई नई चीज़ें नहीं सीखेंगे, तो मानसिक विकास पर उनके फ़र्क पड़ेगा। उसके अलावा अगर आप ये देखो कि ऐसे बच्चे जो कि बहुत टॉक्सिक इन्वायरमेंट में पलते हैं, वहाँ पर जो चीज़ें वो सीखते हैं और जो एक्सपीरियंस करते हैं, उनका भी उनके मस्तिष्क पर बहुत प्रभाव पड़ता है। तो यहाँ पर आप किसी की डेवलपमेंट को समझ नहीं सकते जब तक आप कॉन्टेक्स्ट को फोकस में ना रखो, क्योंकि कॉन्टेक्स्ट ही डिसाइड करता है कि किन किन कंडीशंस के अंदर पर्सन की डेवलपमेंट होगी और वो कितनी बेहतर होगी, या क्या अगर उसमें डिक्लाइन होगा तो वो कितनी हद तक डिक्लाइन होगा।